नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश साझा किया। प्रदर्शनों के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर की टिप्पणी। कहा कि गुमराह बच्चों को माफ करता हूं, उनको सही राह दिखाना हमारा काम। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अत्याधुनिक अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कर्नाटक। मैसूरू के श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का करेंगे उद्घाटन। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। नए कानून में दोषियों को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का है प्रावधान। पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों पर लगेगी रोक। स्पेन के स्यूटा से मोरक्को के हजारों प्रवासियों की वतन वापसी। स्पेन पहुंचने के प्रयास में अब तक 57 लोगों की मौत। इटली ने शेंगेन सीमा समझौते को निलंबित किया। स्पेन के साथ ही लगी हवाई और समुद्री सीमाएं भी की बंद। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी। जैवलिन थ्रो में नीरज ने रजत तो यशवीर ने जीता कांस्य। 5 स्वर्ण सहित 23 पदक के साथ भारत अंक तालिका में 10वें स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने कल रात एक वीडियो संदेश जारी किया और इसमें पीएम ने कहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी, मुझे भी गालियां दी, मेरी स्वर्गीय माता के लिए भी अपशब्द कहे। पीएम ने कहा कि ये समय उन्हें सजा देने का नहीं बल्कि गले लगाकर सही राह दिखाने का है। ये गुमराह बच्चे हैं और इन्हें राह दिखाना हमारा काम है। और आइए सुनते हैं कि पीएम ने क्या कहा है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है।
गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो प्रधानमंत्री का युवा पीढ़ी के नाम ये संदेश। आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे भोगपुरम में अत्याधुनिक अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर राज्य को विकास की कई सौगातें देने जा रहे हैं। वे विशाखापट्टनम, भोगपुरम और कुर्नूल में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और परिवहन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले भोगापुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों की क्षमता के अनुरूप तैयार किया गया है। ये एयरपोर्ट हमारा है, इसलिए पूरा एयरपोर्ट बनाए। आंध्रा का कल्चर बोले तो रंगोली और संक्रांति का बहुत महत्वपूर्ण बनाता है आदमी को। सो ये देखिए, आप रूप देखिए, आप स्पोर्ट देखिए, ये लोकल कल्चर का व्हाट यू कॉल इट बिकम रिफ्लेक्ट करता है। हवाई अड्डे में परिचालन दक्षता बढ़ाने और भविष्य की विमानन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और टिकाऊ सुविधाओं को शामिल किया गया है। टर्मिनल भवन को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है और इसका पंजीकरण यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC के साथ किया गया है। नई उड़ान, एक नई पहचान, लोगों को जोड़ने से रोजगार और अवसरों के नए द्वार खोलने तक, विकास को नई रफ्तार देने से पूर्वी भारत को वैश्विक विमानन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने तक भोगापुरम अब उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। विशाखापट्टनम स्थित ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना को ASIP टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दक्षिण कोरिया के APACT के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई होगी। यह संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 9.6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करेगा और उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा करेगा। हाईटेक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर क्लीन एनर्जी ग्रिड तक, या यूं कहूं कि अत्याधुनिक हाईवेज के नेटवर्क्स तक, आंध्र प्रदेश लगातार विकास के रथ पर सवार होकर नए आयाम गढ़ रहा है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री कुर्नूल और अनंतपुरम से जुड़ी कई ट्रांसमिशन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनसे राज्य में ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी होने के साथ ही देश में स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें NH 365 BG के रेचेरला से गुरुवायूर खंड तक का 4 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड राजमार्ग, गुरुवायूर से देवरापल्ले खंड तक का 4 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड राजमार्ग और NH 67 पर 4 लेन वाला ताड़ीपत्री बाईपास शामिल है। प्रधानमंत्री NH 565 के पेंचलाकोना येरपेडू खंड पर लिंग समुद्रम में उच्च स्तरीय पुल की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से विजयवाड़ा और कई अन्य शहरों में यातायात जाम कम होगा, सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, विशाखापट्टनम और हैदराबाद के बीच यात्रा की दूरी और समय कम होगा और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य और अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज।
आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक का दौरा करेंगे। पीएम मैसूरू में स्वामी विवेकानंद को समर्पित एक केंद्र का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूरू में एक ऐसे केंद्र का उद्घाटन करेंगे जो स्वामी विवेकानंद के विचारों, राष्ट्र निर्माण के उनके संदेश और युवाओं के व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक में स्वामी विवेकानंद की मैसूरू यात्रा और उनके ऐतिहासिक योगदान की यादों को संजोया गया है। स्वामी विवेकानंद ने नवंबर 1892 में भारत भ्रमण के दौरान यहाँ की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने विद्वानों और श्रद्धालुओं से संवाद किया, कई विषयों पर अपने विचार रखे और वहाँ के तत्कालीन महाराजा श्री चाम राजेंद्र वाडियार का समर्थन प्राप्त किया। महाराजा के सहयोग ने ही स्वामी विवेकानंद की 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद की ऐतिहासिक यात्रा को संभव बनाया था। इस समय मैं जिस मठ में खड़ा हूँ, इस रामकृष्ण मठ की शुरुआत 1925 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैसूर दौरे पे आएंगे तो इस मठ में भी आएंगे और इसी विचार के साथ दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, खासकर आधुनिक भारत के युवाओं को कि किस तरीके से वो अपना विकास कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण के साथ चरित्र निर्माण किस तरीके से स्वामी विवेकानंद के विचारों से किया जा सकता है। मैसूरू के ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित ये विवेक स्मारक 81,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें मुख्य भवन के साथ एक अलग एनेक्सी ब्लॉक भी बनाया गया है। इनमें 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी हॉल, करीब 700 लोगों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, क्लासरूम और कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम, ध्यान और योग केंद्र शामिल हैं। इस केंद्र के जरिए आसपास के शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। व्याख्यान, कार्यशालाएं, शॉर्ट टर्म कोर्स और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। 19वीं शताब्दी में नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा, नया भारत गढ़ो, तो 21वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत की ओर बढ़ो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के गढ़ने की जो परंपरा शुरू की है, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो महायज्ञ शुरू किया है, उसमें यह विवेक स्मारक अहम पड़ाव है। राष्ट्र निर्माण में संलिप्त देशवासियों के लिए यह विवेक स्मारक प्रेरणा का प्रतीक है, तो लाखों लाखों युवाओं के लिए, कोटि कोटि युवाओं के लिए यह पुण्य तीर्थ है। कैमरा पर्सन मुकेश और अपने सहयोगी निशांत राय के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, विवेक स्मारक, मैसूरू। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं।
प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए संसद द्वारा पारित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। यह नया कानून पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों पर रोक लगाएगा और इस कानून में दोषियों को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी और आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। और आइए आपको इस कानून के प्रावधानों के बारे में बताते हैं। जो खास प्रावधान इसमें शामिल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी है। बता दें आपको कि ये कानून फास्ट ट्रैक अदालतों में सुनवाई होगी। इस कानून के तहत ये जो मामले हैं, पेपर लीक के जो भी मामले होंगे, फास्ट ट्रैक अदालतों में इनकी सुनवाई होगी और दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है और अधिकतम जुर्माना इसमें 10 करोड़ रुपए तक का लगाया जाएगा और संपत्ति जब्त करने का भी इसमें प्रावधान शामिल किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि FIR दर्ज होने के 2 महीने में पूरी होगी ये जांच, यानी कि फास्ट ट्रैक जांच इसमें की जाएगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ही सुनवाई पूरी करनी होगी। तो इस कानून को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 1 अगस्त 2019 भारतीय संसद ने एक ऐसा ऐतिहासिक कानून लागू किया जिसने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की दिशा में एक बड़ा बदलाव दर्ज किया। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के साथ ही तत्काल 3 तलाक यानी कि ट्रिपल तलाक को अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया गया और इस कानून को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। एक समय था जब केवल 3 बार तलाक कहकर एक मुस्लिम महिला का वैवाहिक जीवन पल भर में समाप्त हो जाता था। तलाक की बिद्दत या तत्काल 3 तलाक की इस प्रथा में पति बिना किसी कारण और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के विवाह समाप्त कर सकता था। वर्षों तक मुस्लिम महिलाओं ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसे न्याय तथा समानता के खिलाफ बताया। 25 जुलाई 2019 को लोकसभा और 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा ने मुस्लिम महिला विधेयक 2019 पारित किया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 1 अगस्त 2019 को ये कानून लागू हो गया। इसके तहत तत्काल 3 तलाक को शून्य और अवैध घोषित किया गया एवं ऐसा करने वाले पति के लिए 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। साथ ही पीड़ित महिला को भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को
सुरक्षा का विश्वास दिया है। इस कानून के लागू होने के पहले वर्ष में ही ट्रिपल तलाक के मामलों में लगभग 82% की कमी दर्ज की गई। सरकार का कहना है कि इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा, आत्मसम्मान और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत आधार दिया। इसी उपलब्धि के प्रतीक के रूप में हर वर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 2019 के बाद मुस्लिम महिला बहुत सुरक्षित हो गई है, क्योंकि पहले क्या था, बहुत इजी था तलाक देना। आपने झट से एक फैसला लिया और 3 तलाक दी, 3 बार तलाक बोला और आप फ्री हो गए, दूसरी शादी की तैयारी कर ली आपने। मोदी जी ने ये बहुत ज़्यादा, जो एक बहुत सीरियस मैटर था, इस मैटर को उन्होंने सोचा और हमारे लिए एक फ़ैसला निकाला। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि हमें वो क्या परेशानी थी, वो कौन सा डर था कि पता नहीं हम कब बेघर हो जाएं। लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छे फैसले आ रहे हैं, जिसमें मुसलमान महिलाएं बहुत सुरक्षित हो गई हैं। 1 अगस्त 2019 को लागू हुआ ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कानूनी संरक्षण देने वाला ये कानून आज भी देश के सामाजिक और संवैधानिक विमर्श का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। टीटी न्यूज़ के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो यूरोप एक बार फिर से बड़े प्रवासन संकट की चपेट में है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन के स्वायत्त इनक्लेव सियूटा में महज 2 दिन के अंदर अभूतपूर्व संख्या में प्रवासियों के अवैध रूप से घुसने के पूरे महाद्वीप में सुरक्षा और आवर्जन नीतियों पर नई बहस छेड़ दी है। स्पेन के गृह मंत्रालय के अनुसार 50,000 से ज्यादा लोग समुद्री रास्तों से सियूटा में दाखिल हुए और जिनमें से करीब 48,000 लोगों की मोरक्को वापसी कराई जा चुकी है। और इस दौरान सीमा पर मची अफरा तफरी के बीच भगदड़ मचने और डूबने से अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने सियूटा पहुंचकर इस घटनाक्रम को स्पेन की क्षेत्रीय संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों की शीघ्र वापसी का निर्देश दिया। इस संकट का असर अब पूरे यूरोप में दिखाई दे रहा है। इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन व्यवस्था को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है, जिसे मैड्रिड ने यूरोपीय संघियों के विपरीत बताया। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने इस संकट के लिए स्पेन की आवर्जन नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि फ्रांस ने स्पेन सीमा पर पुलिस बल 5 गुना बढ़ाने और निगरानी कड़ी करने का फैसला किया है। खेल की खबरों की बात करें तो भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 85.83 मीटर का थ्रो किया और भारत के ही यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। श्रीलंका के रुमेश पथिराजे 89.75 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। फाइनल मुकाबले की शुरुआत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हुई। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 80.97 मीटर की सदी हुई दूरी दर्ज की और दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का बेहतरीन थ्रो फेंककर प्रतियोगिता में अपनी मजबूत स्थिति बना ली। भारत मेडल टैली में 10वें नंबर पर है। टीम ने 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित 23 मेडल जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। भारत के ही हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने जूडो में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला के 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों की 60 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहले भारतीय पुरुष जूडो खिलाड़ी बन गए हैं। और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने भारतीय जूडो के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। उधर मुक्केबाजी में भी भारत ने जबरदस्त पंच लगाया है। भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल, जादूमणि सिंह, प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया और अरुंधति चौधरी ने फाइनल में प्रवेश कर रजत पदक पक्के कर लिए हैं, जब 5 खिलाड़ी स्वर्ण पदक के खिलाड़ी के लिए चुनौती पेश करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक भारत के 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 20 पदक हो चुके हैं।
और जूडो में महिला के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अस्मिता डे से खास बातचीत की ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आप देखिए ये बातचीत और हमें अनुमति दें। नमस्कार। अस्मिता ने इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को आज तक का पहला गोल्ड मेडल जिताया है अस्मिता ने। बहुत बहुत बधाई अस्मिता आपको। कितना वो टफ था क्योंकि पहला गोल्ड जीता, आपने इतिहास रख दिया, तो ओवरऑल इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं आप? सर बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। पहला मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स है ये 2026 का, क्योंकि छोटे टाइम से मेरे को सपना था ओलंपिक खेलना है, बट उसके बीच में जब कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स आया तो मुझे ये भी लगा कि मुझे इसमें भी गोल्ड जीतना है, और फाइनली मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैंने उसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ। पहले ही मैच में अपने पहले ही इवेंट में, पहले ही एडिशन में आपने जो उसमें गोल्ड मेडल जीता, तो ओवरऑल आप देखिए तो आपने स्टार्टिंग कैसे की, जर्नी क्या थी? पहले जूडो ही शुरू किया, कुछ और स्पोर्ट्स शुरू किया, या क्या रहा आपका स्टार्टिंग? सर पहले मैंने जूडो शुरू किया था। मैं वैसे त्रिपुरा के रहने वाली हूँ और मैं अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करती हूँ, और थैंक यू सो मच योगी जी को, क्योंकि उन्होंने मेरे को मतलब उनके थ्रू मुझे जॉब मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस में, और मेरे को सपोर्ट भी मिला। मैं अभी फ़िलहाल बनारसी में रहती हूँ और उसके कारण मतलब बहुत ही सपोर्ट मिला मुझे, और मैं ट्रेनिंग करी उससे पहले दिल्ली में, तो फिर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ट्रेनिंग कर रही थी और बस गोल्ड लेना ये सोच के कर रही थी। पूरे टूर्नामेंट का सबसे टफ मोमेंट कौन सा रहा था? कौन सा फाइट आपको लगा जो सबसे टफ रहा? ये फाइनल फाइट रहा है, इससे पहले कुछ? सर सच बताओ तो मेरी क्वार्टर फाइनल से लेके सेमी फाइनल और उसके बाद जो फाइनल था, तीनों फाइट मेरे लिए बहुत ही टफ रहा, क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे जल्दी वार्म बॉडी नहीं हो रहा है, होने के बाद भी जल्दी ठंड हो रहा है, और उसके बाद मेरे को बहुत प्रेशर था कि मुझे गोल्ड लेना है, तो मैं इतना प्रेशर से शायद कभी नहीं खेली जितना आज खेली हूँ। कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड हो, आगे की क्या तैयारी है? आगे के कौन से इवेंट में आप देख रही हैं मेडल जीतने का? फिलहाल सर मेरा एशियन चैम्पियनशिप में मैं 5th रैंक में हूँ, तो जो मेरा जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके जो कहना है कि जो 5th और 6th रैंक है उनको एशियन गेम्स सिलेक्टेड है, तो मेरे शायद सिलेक्टेड हूँ मैं एशियन गेम्स के लिए भी। जो बिल्कुल यहाँ पर अस्मिता ने इतिहास रच दिया है, और इसके बाद वो कोशिश कर रही हैं कि जो आने वाले बड़े इवेंट्स हैं वहाँ भी यही दमदार प्रदर्शन दिखाया जाए, और जो एक खेल भारत का परिसर है, जो खेल में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, और स्पेशली यहाँ पर जूडो में गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और उनकी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले जो एशियन गेम्स हैं वहाँ भी पदक तालिका में भारत का नाम दर्ज कराएं और एक बड़ी कामयाबी और हासिल करें। कैमरा पर्सन स्टैलिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो।